Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जो स्टूडेंट ई कैट के अंदर अप्लाई किया है, ई कैट का टेस्ट देने जा रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और ढेरों दुआएं आप सबके लिए। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की हुई है यूईटी ई कैट 2025 की प्रिपरेशंस के हवाले से, जिसमें आप लोगों का टारगेट किया हुआ है ई कैट कंबाइंड जो एंट्री टेस्ट फर्स्ट है या कंबाइंड एंट्री टेस्ट सेकंड आप लोगों ने देना है फॉर योर 2025 एडमिशंस इन यूईटी। अगर आप यूईटी के किसी भी कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और फिजिक्स के अंदर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, क्योंकि एक बच्चा खुद से ये तमाम चीज़ें कभी भी नहीं कर पाता है, उसको कोचिंग की जरूरत पड़ती है और कोचिंग भी रेलिवेंट होनी चाहिए, जहां पे आप लोगों को फुल ऑथेंटिक और रेलिवेंट स्टडी प्रोवाइड की जाए, रेलिवेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले मोस्ट ऑथेंटिक वीडियोस और सबसे पहले आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक और पास पेपर कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला 30 एमसीक्यूज फिजिक्स के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि आप लोगों ने अगर एक स्केजुअल वे में ई कैट की तैयारी करनी है, ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को शो हो रही है, लाजमी तौर पर इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें पूरे के पूरे ई कैट के पास पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को करवाया जाएगा। तो उससे पहले आप हमारे सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर ऊपर भी आप लोगों को शो हो रहा है, 0304066600। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, इतनी ज्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम, तो पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आप लोगों के लिए तमाम चीजें लेके आता है। तो आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को लाजमी तौर पे शेयर करना है पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट डिटेल ऊपर भी आप लोगों को शो हो रही है और यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ। इस नंबर को आप लोगों ने नोट कर लेना है और आप लोगों ने अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर करने हैं कि आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म से तैयारी की, आप लोग ऑनलाइन बैचेस के थे या आप लोगों ने यूट्यूब से तैयारी की, तो आप लोगों के कितने कितने मार्क्स रहे, और उसके मुताबिक हम आपको गाइड भी करेंगे कि आपके लिए कौन सा डिसिप्लिन बेस्ट होता है, किस डिसिप्लिन में आपको जाना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स का सबसे पहला एमसीक्यूज, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस अकर्स इन। फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस किसके अंदर हो सकता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना है वो साउंड वेव के अंदर भी हो सकता है, वो विजिबल लाइट के अंदर भी हो सकता है, बिल्कुल ये बात ठीक है, ऑल टाइप ऑफ वेव्स के अंदर हो सकता है, या रेडियो वेव्स ओनली के अंदर हो सकता है। तो याद रखिएगा, जो इंटरफेरेंस का हमारे पास फिनोमिना होता है, ये किसी भी तरह की कोई वेव्स है तो उसके अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो सकता है। साउंड वेव भी इंटरफेरेंस देता है और लाइट वेव भी इंटरफेरेंस देता है। तो चाहे तो कोई मैकेनिकल वेव है, चाहे तो मैकेनिकल वेव हैं, चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो वो दोनों ही तरह की वेव्स क्या दे सकती हैं? दोनों तरह की वेव्स इंटरफेरेंस का फिनोमिना दे सकते हैं। इंटरफेरेंस आप लोग जानते ही हैं, जिसमें एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, यानी एक बड़ी वेव हमें मिलती है, दो वेव सेम लाइन में सेम फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, तो यहाँ पे हमें एक बड़ी वेव हासिल होती है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव के अंदर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया ई कैट के अंदर, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 16 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर इट्स स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन O2 इट्स स्पीड ऑफ हाइड्रोजन विल बी। अब एक चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात की जा रही है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 16 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन है, देयरफॉर इफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ये हमारे पास कितनी आ रही है? x आ रही है। इट्स स्पीड इन हाइड्रोजन विल बी। तो हाइड्रोजन के अंदर स्पीड क्या होगी? तो सबसे पहली चीज याद रखनी है, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है कि जो स्पीड होती है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, और इसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम ज्यादा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? वो 4 टाइम कम होगी देन हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज्यादा होगी और ऑक्सीजन में 4 टाइम स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन की पूछी जा रही है ना, तो हाइड्रोजन की हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास ग्रेटर देन एक्स, यानी उस ऑक्सीजन वाली से ग्रेटर होगी। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पुलिस मोटरसाइकिल रनिंग एट 130 किलोमीटर पर आवर साउंड्स अ साइन ऑफ 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी while chasing a car running 150 किलोमीटर पर आवर, द apparent frequency of the sound heard by the car driver will be। एक सोचने वाली बात है कि पुलिस सायरन है, वो दौड़ रहा है किसकी तरफ? वो एक कार की तरफ दौड़ रहा है। apparent frequency of the siren जो कार उसको सुनाई देगी वो हमारे पास कितनी होगी? तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि अब जो मोटरसाइकिल है वो भी क्या कर रहा है? वो इतनी स्पीड के साथ
ठीक है, और उसके सायरन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, वाइल चेजिंग अ कार रनिंग 150 किलोमीटर, यानी ये कार आगे की तरफ जा रही है और ये क्या है, मोटरसाइकिल वाला उसके पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनेगा वो कितना बनेगा, वी प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस यू एस हमारे पास बनेगा, इन टू एफ एस बनेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास सबसे पहले देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 130 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ऐसे ही है। तो इसको मैं सबसे पहले मीटर पर सेकंड में करूंगा तो ऑलमोस्ट 36 मीटर पर सेकंड बनेगा ना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो कार की स्पीड आ रही है वो 150 किलोमीटर पर आवर आ रही है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में करूंगा तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, तो कितना बना, 41 मीटर पर सेकंड बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी स्पीड्स आ गई, ठीक है, मीटर पर सेकंड के अंदर। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड होती है वो हमने कितनी ले लेनी है, वो हमने ऑलमोस्ट 332 मीटर पर सेकंड ले लेनी है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, ऐसे ही है। उसके बाद जो हमारे पास सायरन की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 2 किलो हर्ट्स आ रही है, जिसको मैं 2000 हर्ट्स लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तमाम वैल्यूज ऐसे आ जाती हैं। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम देखें तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या होगी, अगर हम देखें तो उसको चेज कर रहा है, गाड़ी आगे आगे जा रही है, मोटरसाइकिल वाला उसके पीछे पीछे जा रहा है, उस सायरन को उसने ऑन किया हुआ है 2 किलो हर्ट्स का। तो उसको जो साउंड सुनाई देगी वो टुवर्ड सोर्स, जो सोर्स है टुवर्ड ऑब्जर्वर जा रहा है ना, तो डेफिनेटली उसको जो स्पीड सुनाई देगी वो 2 किलो हर्ट्स से ज्यादा सुनाई देगी, 2 किलो हर्ट्स से ज्यादा सुनाई देगी, और वो ऑलमोस्ट कितनी होगी, वो 2027 के करीब करीब होगी, हर्ट्स के करीब करीब, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको ओवरऑल भी चेक कर सकते हो कि एक अगर ऑब्जर्वर है हमारे पास और एक हमारे पास सोर्स है, तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली उससे ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। जैन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ, ये इंटरफेरेंस किसकी स्टडी किया जाता है, तो याद रखिएगा विजिबल लाइट का इंटरफेरेंस हम स्टडी करते हैं, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि YDSC के अंदर से एक और भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है फ्रिंज स्पेसिंग के रिलेटेड, और वो हमारे पास होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में डी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस रिलेशन के अंदर लैम्डा वेवलेंथ है, एल हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है स्क्रीन और सेपरेशन के दरमियान, और डी हमारे पास सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स आ जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव 10 रजिस्टर अवेलेबल विद ईच 2 ओम, यू नीड टू फॉर्म 2.5 किलो ओम रजिस्टर फॉर योर सर्किट यूजिंग द अवेलेबल रजिस्टर यू कैन कनेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 रजिस्टर हमारे पास अवेलेबल है विद यू एज 20 ओम रेजिस्टेंस, हर एक ये 20 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है। तो अब देखो हम उसको कैसे अगर लगाएं तो हमारे पास 2.5 ओम की रेजिस्टेंस बने, 2.5 ओम की रेजिस्टेंस बने। तो इसके लिए अब देखो आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, आर अपॉन में एन होता है। तो अगर 20 जो है, 20 हमारे पास टोटल हैं, ऐसे ही है, 20 हमारे पास टोटल क्या है, उनकी एक ही रेजिस्टेंस है। और इस 10 में से अगर मैं 8 को यूज कर लूं तो ए टू ज़ा, और यहाँ से 2 बचा, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बचेगा, यहाँ पे ए टू ज़ा 16 आ गया ना, तो 4 बचा, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और 8 8 5 ज़ा 40, तो 2.5 हमारे पास आएगी, कब आएगी, जब हम क्या करेंगे, जब हम ये जो हमारे पास 10 रजिस्टर्स हैं ना, इसमें से हम कितने लगाएंगे, इसमें से हम ये 20 ओम वाले रजिस्टर्स पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कब यूज़ किया जाता है, पैरेलल के लिए। तो ये 8 जो है 20 किलो ओम वो किस में लगाने हैं, पैरेलल के अंदर लगाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव 15 कैपेसिटर अवेलेबल विद ईच 15 माइक्रोफेड, यू नीड टू अराउंड 150 माइक्रोफेड इन सर्किट। अब देखो 15 है, 15 माइक्रोफेरिड वाले हैं, और 15 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, यानी 15 कैपेसिटर है ना, इसमें से आप 10 को यूज कर लें, तो ये 150 बनता है या नहीं बनता है। लेकिन ये मल्टीप्लाई कब किया जाता है, ये मल्टीप्लाई हमारे पास किया जाता है जब ये, अब सिंपल अगर आ जाए तो ये हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास पैरेलल के अंदर आएगा, ये सीरीज में, सीरीज में आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर आप लोग सीरीज के अंदर 10 कैपेसिटर्स को जोड़ दोगे, 10 कैपेसिटर्स को सीरीज के अंदर जोड़ दोगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 150 माइक्रोफेरेड बनेगा, क्योंकि सीरीज में सी इक्विवेलेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी एन इंटू सी, ऐसे ही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये 10 कैपेसिटर किस में कनेक्ट होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए। कुछ ऑप्शंस में आ रहा है तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ, ये 10 कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर का ये पैरेलल का कम्बिनेशन होता है, जो रेजिस्टेंस का ये सीरीज का होता है तो कैपेसिटर का ये पैरेलल का होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने इसको यूज करना, और ये ऑप्शन मैं करेक्ट करवा देता हूँ, यहाँ पे 10 कैपेसिटर इन पैरेलल है, तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। पैरेलल में 10 कैपेसिटर अगर मैं लगाऊं और हर एक की कैपेसिटेंस कितनी आ रही है,
15 आ रही है, तो तभी ये 150 बनेगा ना, कि पैरेलल में अगर 10 लगे हों, 15 में से आप 10 यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, करंट थ्रू आर 2 मिली हेनरी इंडक्टर इज आई आर, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, 2 sin of 10 एम्पेयर, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी। वोल्टेज की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो ईएमएफ का रिलेशन होता है, ईएमएफ का रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी होता है, ऐसा ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ से हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एल इंडक्टेंस हमें कितनी दी हुई है, दैट इज 2 मिली हेनरी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन दी हुई है, पूरी इक्वेशन दी हुई है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, आगे इक्वेशन हमारे पास है 2 sin of, आगे हमारे पास 100, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास 100t है, ठीक है। तो 100t ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा, दैट विल बी 0.4 cosine of 100t वोल्ट्स बन जाएगा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे इसकी हम वैल्यूज को यूज करेंगे, डेल्टा एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एल, आपने एल की भी वैल्यू यूज की, तो ये हमारे पास 400 हमारे पास बन गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 400 MV कोसाइन ऑफ 100t के इक्वल बनेगा। तो हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू V0 sin of थीटा। तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना बना, वो 400 के करीब कुछ बना हमारे पास। तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर इट्स ऑपरेशन। कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज नहीं करता, दैट इज अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो नहीं यूज करता है, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर कैन नॉट यूज एज, ट्रांजिस्टर को हम किसकी तरह नहीं यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज एज पावर सोर्स, पावर सोर्स की तरह हम यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी एम्पलीफायर स्विच इन्वर्टर की तरह यूज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक 1000 kg कैरिंग अ लोड 5000 kg ट्रेवल अ माउंटेन मैड फॉर 5 minutes at constant speed, its power output is 2500 watt assuming, तो it will achieve a vertical height of, वर्टिकल हाइट हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास P इज इक्वल टू mgh अपॉन में T यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने H को निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, PT डिवाइडेड बाई mg हो जाएगा। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू पावर कितनी है, 2500 है, 2500 पावर है। और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास आ रहा है 5 मिनट्स, 5 × 60 दैट विल बी 300 सेकेंड्स, ऐसे ही है। और नीचे एम मैस कितना है, दैट इज 1000 kg, 1000 kg मैस है इसका। और यहाँ पे देखो ना 1000 kg मैस उसका दिया हुआ है, ठीक है। और 15 लोड ऑफ 15 kg, तो ये भी तो फिर ऐड करेंगे ना, तो ये 500 kg भी इस मैस के अंदर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसके ऊपर इतना लोड पड़ा, ओवरऑल वेट तो हमारे पास 1500 kg हो गया ना। और आगे हमारे पास से जी की वैल्यू आप लोगों को पता है 10 ले लेंगे। तो ये अगर हम ऊपर की दुनिया में देखें तो ये 2500 मल्टीप्लाई बाई 300 बना, नीचे की दुनिया में हमारे पास 1500 kg मल्टीप्लाई बाई 10 बना, एक जीरो जीरो से कैंसिल, ये दो जीरो से कैंसिल होगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 15 दो बार 30, ऐसे ही है। और 50 दो बार 25 दो बार कितना होता है, 50 होता है, तो 50 मीटर की हाइट आ गई। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी बी ऑप्शन 50 मीटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, आर थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट यूज्ड टू मेजर टेंपरेचर इन एन ओवन, व्हेन टेंपरेचर ऑफ ओवन इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर विल बी। अब देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं थर्मिस्टर का पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट है, तो जब टेंपरेचर ओवन का इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बीटा ऑप्शन। अगर तो थर्मिस्टर का नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट होता तो फिर हमारा टेंपरेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस कम होनी थी, ठीक है ना। थर्मिस्टर के दोनों कोफिशिएंट्स होते होते हैं। उसका रिसेप्शन ऑफ पार्टिकल रेडियो स्टेशन सिलेक्टेड बाय ट्यूनिंग द ट्यूनिंग नॉब ऑफ द रेडियो, ट्यूनिंग नॉब चेंजेस द, ये किस को चेंज कर देती है। तो याद रखिएगा हमारे पास ये किसको चेंज करती है, ये चेंज करती है कैपेसिटेंस ऑफ रनिंग सर्किट। हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज AC वोल्टेज इज रेड इनटू अ सिंगल डायोड रेक्टिफायर, द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर विल बी। AC वोल्टेज इनटू सिंगल डायोड रेक्टिफायर, द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि ये हमारे पास क्या होगी, हाफ वेव रेक्टिफाई होगी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होगी, DC वोल्टेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ही है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी ना। वन डायोड किस में यूज किया जाता है, सिंगल डायोड, सिंगल डायोड तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में यूज होता है।
होता है, तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये चीज़ नोट कर लो, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक डायोड यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दो भी यूज होते हैं, चार भी यूज होते हैं। दो यूज होते हैं सेंट्रल टैप के अंदर, चार यूज होते हैं ब्रिज रेक्टिफिकेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्लियर वेव रिमेन द सेम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है, इफ फ्रीक्वेंसी चेंजेस इट प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शन होगी? ये प्रोपोर्शन होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जितना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज होगा उतनी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है in AC generator produces alternating voltage of X volts, a peak value of voltage will be। peak value हमारे पास किसके इक्वल होती है? peak value V आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन में स्केयर रूट टू होती है। तो V नॉट किसके इक्वल आ गई? V आर एम एस मल्टीप्लाई बाई स्केयर रूट टू। और स्केयर रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं? 1.41 मल्टीप्लाई बाई वी आर एम एस। तो ये किधर आपको नजर आ रहा है? ये आपको इधर नजर आ रहा है, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स ऑन द इनपुट साइड ऑफ 500 टर्न्स ऑफ द आउटपुट साइड, इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा? आउटपुट पावर पूछ रहा। आउटपुट पावर का फार्मूला होता है दैट विल बी पी आउटपुट, ये हमारे पास इक्वल होता है वी आउटपुट मल्टीप्लाई बाई आई इन आउटपुट। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो पावर इनपुट होती है वो किसकी इक्वल होती है? पावर आउटपुट के। तो यहाँ पे हम ये रिलेशन यूज कर लेंगे कि पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट। तो हम इनपुट पावर कैसे निकाल सकते हैं? ये हम निकाल सकते हैं वी इनपुट मल्टीप्लाई बाई आई इनपुट। तो वी इनपुट हमारे पास कितने गिवन है? वोल्टेज इनपुट का 220 वोल्ट गिवन है, 220 मल्टीप्लाई बाई आई इनपुट की कितनी गिवन है? 2 गिवन है, तो 220 इंटू टू, तो ये कितना बन जाएगा? 0 टू टू ज़ा 4, टू टू ज़ा 4, तो 440 वोट बना हमारे पास किसका? इनपुट का। आप लोगों को पता है ये दोनों पावर्स इक्वल होती हैं, तो हमारे पास आउटपुट की भी पावर कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 440 वॉट। सो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनी गिव्स पार्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेट मेजर। यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है कि वी कैन नॉट मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली। पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली हम दोनों को मेजर एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मींस ऑफ जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर इज फ्रॉम बायोगैस। बायोगैस बी, बायोगैस हमारे पास क्या होनी चाहिए? तो बायोगैस हमारे पास क्या होनी चाहिए? अवेलेबल इन नेचुरली इन और रिजर्व्स। तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास टू ब्लॉक्स आयरन आर बीडेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड 400 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड 400 डिग्री सेंटीग्रेड विल एमिट रेडिएशंस ऑफ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रेडिएशंस होंगी, देखो ना, एक है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक ब्लॉक है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड वाले की एनर्जी ज्यादा है लेकिन लैम्डा क्या होगी? कम होगी। 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाले की एनर्जी कम होगी लेकिन लैम्डा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वो क्या पूछ रहा है? कंपेयर टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड द ब्लॉक ऑफ 400 विल एमिट। 400 वाला क्या करेगा? इसकी एनर्जी तो ज्यादा लेकिन वेवलेंथ कम होगी, तो ये क्या करेगा? स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? तो इसका क्या होगा? स्मॉलर वेवलेंथ होगा। हाँ, अगर तो पूछता ना कंपेयर टू 400 200 विल एमिट, तो भाई अल्लाह के बंदे ये सोचो ना कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एक 400 है, तो 200 के ऊपर एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। 400 वाले की एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी तो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, लेकिन इसकी वेवलेंथ कम होगी। तो वो पूछ रहा है कंपेयर टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक के, इसके मुकाबले में 400 वाला जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो कैसे होगा? भाई 400 की एनर्जी ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ स्मॉलर होगी। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट एक्सेलरेट डाउनवर्ड एट इफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लिविंग योर हैंड अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास वो एक्सेलरेशन तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है ना, एक्सेलरेशन चेंज थोड़ी होगा। उसके बाद है कि अब 500 kg रॉकेट ट्रेवल इन डीप स्पेस एट कांस्टेंट स्पीड इतनी है, द पावर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रॉकेट इंजन एट दिस टाइम विल बी। तो पावर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो ना, तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है,
यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये मैथ इसका है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो इस पे नेट फोर्स भी जीरो लगी है, तो इसकी पावर भी जीरो हो जाएगी, तो ये नन ऑफ दीज विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आई शेल इज फायर्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, और क्या पूछ रहा है, हिट ग्राउंड अज्यूमिंग, तो वो इससे टाइम हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 VI sin थीटा अपॉन में जी। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 × VI हमारे पास कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये 100 मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 1/√2 होता है, अपॉन में जी की वैल्यू 10 पुट कर दी। 10 10 तो ये हमारे पास 10 2 20, मल्टीप्लाई बाय 1/√2 आ गया। ऐसे ही है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितना बनता है, अगर इसको हम देखें तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई ये 0.7 बनता है, 1/√2 कितना बनता है, 0.7 बनता है। तो ये 10 ख़त्म कर लिया, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनेगा, 10 टू 10 2 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14, तो राइट ऑप्शन विल बी 14 सेकेंड, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे वो डायग्राम नहीं गिवन है, तो यहाँ पे देख लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या कुछ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसकी जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को बताती है, और जो इसका एरिया अंडर द कर्व है ये डिस्टेंस को बता रहा होता है। ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखना है। फिर गर्ल स्टैंड ऑन वेइंग स्केल प्लेस द स्टेशनरी लिफ्ट एलिवेटर, द स्केल रीड 30 kg, द लिफ्ट इज देन एक्टिवेटेड टू मूव फ्रॉम ग्राउंड टू टेंथ, ऊपर की तरफ गया है। एज दिस लिफ्ट मूव फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन ऑन द ग्राउंड फ्लोर यूनिट्स इट कम टू रेस्ट ऑन द 10th फ्लोर, द स्केल रीडिंग विल बी। तो यहाँ पे देखो, पहले वो किधर गया है, ग्राउंड से लेके 10th पे गया है। जब ग्राउंड से 10th फ्लोर पे ऊपर की तरफ जाए तो बंदे को अपना वेट ज़्यादा फील होता है। तो फर्स्ट इंक्रीज बिकम कांस्टेंट फॉर सेम टाइम एंड द इंक्रीज, तो फर्स्ट इंक्रीज बिकम कांस्टेंट फॉर सेम टाइम देन डिक्रीज, तो फिर वो किधर आता है, 10 टू डाउनवर्ड आता है ना, तो फिर डिक्रीज होगा, तो ये डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले वो जो लड़की ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका वेट उसको ज़्यादा फील होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, फिर वो उस पे रुकी तो उसका वेट कांस्टेंट हो गया, फिर जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसको वेट कम कम फील होगा। इन इलास्टिक वो बॉडीज ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। इन इलास्टिक के अंदर हमारे पास क्या चीज़ कंजर्व रहती है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगा, दैट विल बी कंजर्व। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी और मोमेंटम ये कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एज द वाटर फॉल फ्रॉम टॉप टू इट क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये थे तमाम एमसीक्यूज हमारे पास यूईटी के अंदर, जो एक पूरा पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूईटी के ई कैट की मुकम्मल एक स्केजुअल वे में तैयारी करना चाहते हो, यूईटी ई कैट का कंबाइन एंट्री टेस्ट फर्स्ट आप लोग तैयार करना चाहते हो, या कंबाइन एंट्री टेस्ट सेकंड तैयार करना चाहते हो फॉर योर 2025 एडमिशंस, तो आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच अभी ज्वाइन कर सकते हो। ये अभी ज्वाइन कर लो तो फायदा है, बाद में कोई फायदा नहीं होगा। ई कैट के लिए मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, ई कैट 1 के लिए अभी राइट टाइम आ रहा है, ई कैट 1 के लिए, फिर उसके बाद टाइम नहीं बचेगा। हाँ, फिर ई कैट 2 की तैयारी कर सकते हो। अगर तो तुमने ई कैट 1 में अप्लाई किया हुआ है तो अभी से हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन जाओ। इसमें हमारी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिवीजन क्लासेस होंगी, जिसमें हमने पूरे पूरे ई कैट के पास पेपर को सॉल्व करवाना है। उसके बाद हमारी चैप्टर वाइज रिवीजन होंगी, क्वार्टर बुक रिवीजन है, हाफ बुक फुल बुक रिवीजन होंगी। तमाम ई कैट के ओरिजिनल पास पेपर को हम सॉल्व करवाएंगे। पूरे 2024 के अंदर जितने पेपर आए वो सारे करवाने हैं, 2023 वाले सारे करवाने हैं, 2022 वाले सारे करवाने हैं, 2021 वाले आपको करवाने हैं। तो ये तमाम पास पेपर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच में आपको करवाए जाएंगे। तो लाजमी तौर पे आप हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट आप लोग सेव कर लें, 0304066600। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।